हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे। एंड हम आज जो करने वाले हैं वो है जो अभी रिसेंटली 29 मई को CT2 क्लास टेस्ट 2 अभी कंडक्ट किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास टेस्ट 2। In this class test, there were total two sections, and this entire class test was related to module 2, that is AC circuits. In section 1, there were 5 questions for 2 marks each, and in section B, there were again 5 questions for 8 marks each. So total 50 marks का ये question paper था। ठीक है, तो एक बार हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को कि हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना था। तो बेसिकली जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड ऑन द चैनल। तो अगर आप चैनल पे कंटिन्यूअसली वहां से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट नाउ अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना है, कैसे करना था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एक डिस्कशन यहाँ करने जा रहे हैं। सेक्शन ए का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बी पार्ट, द वोल्टेज एंड करंट थ्रू ए सर्किट एलिमेंट्स आर वी। एक दिया है साइन फंक्शन, एक करंट दिया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दीज वी एंड आई, एंड उनका वैल्यू भी निकालना है। तो लेट्स सी हाउ इट इज, कैसे इनको करना है। तो चूंकि आपको इस क्वेश्चन में वी और आई दोनों दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों वोल्टेज और करंट्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो द पोलर फॉर्म ऑफ वोल्टेज विल बिकम 100/√2 एंगल ऑफ -30 डिग्री, एंड the current I bar will become equals to 10/√2 angle 275 degree। ठीक है, this polar form will be helpful to create the phasor diagram। so यहाँ पर अगर हम इसको फेजर पे बनाते हैं तो we have V bar as angle -30 degree पे V bar बनेगा। तो this is the V bar, that is the angle of 30 degree, and I bar हमारा 275 डिग्री पे बनेगा। तो 275 means this is 90 90 90, it is total 270, and 275 will be somewhere here, it's a very small angle। ठीक है, ये वाला जो एंगल है दिस इज 5 डिग्री, एंड जो टोटल एंगल है वो 270 है। तो दैट इज हाउ वी गेट दिस 275 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो है 314 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, नाउ यहाँ से हमें सबसे पहले एक कैलकुलेशंस करनी है, वो है जेड बार की, एंड यू नो जेड बार होता है वी बार अपॉन आई बार। दैट विल बी 100/√2 एंगल -30 अपॉन 10/√2 एंगल 275, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 एंगल ऑफ -30 डिग्री -275 डिग्री। ठीक है, वोल्टेज के एंगल से करंट का एंगल, यानी कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को हम माइनस कर देंगे। तो दिस विल बी 10 एंगल -305 डिग्री ओम, राइट। And when you convert this into rectangular form, the value becomes 5.735 plus 8.191 J, राइट। अब इस इम्पिडेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इम्पिडेंस है हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर बीच में पॉजिटिव का साइन है, और पॉजिटिव का साइन का मतलब है कि दिस शुड बी कंपेयर्ड विद R प्लस JXL। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल गई है कि क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स हैं वो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है, right? Now we need to find out the values of resistance and inductance. Here you can clearly see the value of R is 5.735 ohm, and the value of XL is 8.191 ohm. And since we know the value of omega, that is 314 radian per second, so XL जो होता है हमारा omega L, from there you can find L as XL upon omega, जहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी आफ्टर कैलकुलेशन 26.08 मिली हेनरी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो गया। दूसरी चीज, आप यहाँ से फेजर से भी एक इंफॉर्मेशन देख सकते थे। आपने जब फेजर बनाया तो आपने देखा कि यू हैव द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, वेयर सम एंगल ऑफ लैग इज देयर। व्हाई द सम एंगल ऑफ लैग हियर? क्योंकि वोल्टेज से करंट पीछे चल रहा है, तो लैगिंग एंगल सिर्फ इंडक्टिव सर्किट में ही होता है। तो वहां से तो एक चीज क्लियरली पता चल ही रही है कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। एंड हाउ मच इज दिस एंगल? 90 एंगल में से आपको 30 एंड 5 ये दोनों एंगल्स को माइनस करना है, तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, ये आपका 55 डिग्री का एंगल है, राइट। तो अल्टीमेटली यू कैन हैव
दिस 55 डिग्री एंगल एज ए पावर फैक्टर, आप इसको पावर फैक्टर लेके 55 डिग्री के साथ सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप इस प्रोसीजर के थ्रू भी चल सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजों से आपको सेम आंसर्स मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी पार्ट। डी पार्ट में आप देखेंगे वी हैव ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट वेयर अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। आपको कैलकुलेट करना है बैंडविड्थ एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हियर इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर अपर एंड लोअर दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी है। आपको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज दिया है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 70 किलोहर्ट्ज दिया है। So we have F2 is 100 kilohertz, we have F1 is 70 kilohertz। ठीक है, हमारे पास है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है F2 माइनस ऑफ F1, दैट इज 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 30 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये आपका बैंडविड्थ का आंसर आ गया है। नाउ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सीरीज रेजोनेंट में कर्व बनता है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट कर्व, जो इस तरह का होता है। इस कर्व में अगर आप मार्क करें F1 और F2 को, तो these are the values of F1 and F2 and the center point of this curve जहां पर पीक करंट मिलता है, that is the resonant frequency and this is known as bandwidth, जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है F2 माइनस F1। तो अगर आप ध्यान से देखें कि F1 और FR के बीच में जो ये वैल्यू है, दिस इज बैंडविड्थ अपॉन 2 एंड सिमिलरली हियर आल्सो यू हैव बैंडविड्थ अपॉन 2। तो यहाँ से अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप कर सकते हैं F1 प्लस बैंडविड्थ अपॉन 2, या फिर आप यूज कर सकते हैं F2 माइनस बैंडविड्थ अपॉन 2। ठीक है, तो हम F1 को यूज कर लेते हैं। F1 हमारे पास है 70 किलोहर्ट्ज प्लस बैंडविड्थ हमारे पास है 30 किलोहर्ट्ज अपॉन 2, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 85 किलोहर्ट्ज। तो ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यही दो क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल्स थे हमारे। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 ब्रांचेस पैरेलल में लगी हैं, 3 करंट्स हैं तीनों ब्रांचेस के, राइट। आपको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट, राइट, एंड फेजर डायग्राम बनाना है, एंड लास्टली ये वोल्टेज इज गिवन, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर। ठीक है, दैट मींस कि आपको यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ द करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सो लेट्स डू दिस। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स की हेल्प से जो नेट करंट है, सम ऑफ ऑल द 3 करंट, दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आपको कहा है 3 पैरेलल ब्रांचेस लगी हैं लाइक दिस, दीज आर द 3 ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपसे पूछा है ये रिजल्टेंट करंट का वैल्यू I, जिसमें ये आपका I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, सम ऑफ दीज 3 करंट्स विल बिकम इक्वल्स टू I, एंड आपसे एक वोल्टेज लगा के भी कहा है कि इसका पावर फैक्टर कितना होगा, राइट। इस क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव टू सम द 3 वैल्यूज ऑफ करंट I1, I2, I3 यूजिंग द मेथड ऑफ कंपोनेंट, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन तीनों करंट्स को फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो I1 bar will be equals to 14.14 upon root 2 angle of 45 degree. I2 bar will be 28.3 upon root 2 angle of minus 30 degree. And I3 bar will be 7.07 upon root 2 angle minus 60 degree. Then create the phasor diagram. फेजर डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे जो I1 बार है वो 45 डिग्री पर, ये हो गया हमारा I1 बार। I2 बार माइनस 30 डिग्री पे, ये हो गया हमारा I2 बार 30 डिग्री। I3 बार माइनस 60 डिग्री पे, ये हो गया आपका I3 बार, दिस इज 60 डिग्री एंगल, राइट। ये फेजर डायग्राम हो गया। एंड एंगल ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पर दे रखा है ओमेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स फॉर I1, I2, I3 कैलकुलेट करने हैं। दैट मींस कि हमें यहाँ पर चाहिए IH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, यहाँ पर चाहिए IV वर्टिकल कंपोनेंट्स फॉर I1, I2 एंड I3। एक टेबल बना लेंगे जिससे हमें आसानी रहेगी। इस टेबल में हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि जो I1 है, I1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन रहा है। I1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है 14.14 अपॉन अंडर रूट 2 cos 45 डिग्री। ठीक है, ये
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस। I2 को अगर आप देखेंगे, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज 28.3 अपॉन रूट 2 cos 30 degree, and similarly for I3 it will be 7.07 upon under root 2 sorry cos 60 degree। ये हमारे पास आ गया है horizontal components। Similarly, the vertical components of these components will be with the sine quantities, means 14.14 root 2 sine 45 degree, 28.3 upon root 2 sine 60 degree, and 7.07 by root 2 sine 30 degree, राइट। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो I2 और I3 है, उनके जो हमने साइन कंपोनेंट्स लिखे हैं वो सब नीचे की तरफ को आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप I2 का साइन कंपोनेंट देखेंगे तो I2 का साइन कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ I2, एंड सिमिलरली फॉर I3। आपको इनको अपोजिट साइड में प्लॉट करना होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, सारी की सारी वैल्यूज ऊपर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एक साइन ऑफ नेगेटिव इन दोनों के आगे लगाना पड़ेगा, जिसका सिंपल सा मतलब यही है कि नेगेटिव साइन लगाते ही ये क्वांटिटी 180 डिग्री से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ को आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर I2 और I3 के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मिलेंगे, दोज विल बी माइनस ऑफ 28.3 by root 2 sin 60 and minus 7.07 by root 2 sin 30 degree. Okay, so yeah, one small mistake we made here, that this should be sin 30 or either cos 60, right? And in the same way this should be sin 60 or cos 30 degree, right? तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है सम करके। दैट मींस कि वी आर गोइंग टू डू 14.14 upon root 2 cos 45 degree plus 28.3 by root 2 cos 30 degree plus 7.07 upon root 2 cos 60 degree. So what is the value here? It is 38.04 upon under root 2. ठीक है। Similarly, the vertical components will be equals to 14.14 upon root 2 sine 45 degree minus 28.3 upon root 2 sine 30 degree minus 7.07 upon root 2 sine 60 degree, and this should be equal minus 10.27 upon under root 2. ठीक है। Now the RMS value of the resultant current IR will be equals to IH square plus IV square, that is 38.04 upon root 2 का whole square plus minus minus ये plus हो जाएगा, तो I'm just writing here this square is equals to 39.403 अपॉन अंडर रूट 2 एम्पियर। ठीक है, ये रिजल्टेंट आया है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, मीन जो सम होता है तीनों करंट्स का वो आ गया है। नाउ द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ IV अपॉन IH, दैट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस 10.27 अपॉन 38.04। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया है, एंड द एंगल इज it is equals to minus 15.108 degree। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया है। नाउ द टोटल करंट जिसका वैल्यू होना चाहिए I is equals to I1 plus I2 plus I3, वो होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज RMS multiplied with root 2, that is 39.403 sin हमारे पास जो ओमेगा था that was omega t itself, so this will be omega T minus 15.108 डिग्री एम्पियर। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब हमसे कहा है कि फेजर डायग्राम बनाना है, एक तो फेजर डायग्राम बना हुआ है, इसी फेजर डायग्राम पे आप I को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद माइनस 15.108। तो दिस इज समवेयर योर करंट I बार एंड द एंगल इज थीटा, जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, नाउ हमें निकालना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए हम अगेन एक फेजर बनाएंगे जो V और I को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें
V का वैल्यू दिया है 7.07 ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। तो दिस इज द फेजर एंड माइनस 60 डिग्री पर आपका होगा V बार, दिस इज 60 डिग्री। करंट का वैल्यू है आपका विद एंगल 15.108 विद माइनस एंगल, तो दिस इज योर I बार विद ये वाला जो एंगल है ये है 15.108 डिग्री एंड दिस इज द रोटेशन ऑफ ओमेगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी द एंगल ऑफ फाई जिसका वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हाउ मच इट इज इक्वल्स टू 60 minus 60 minus we have plus 15.108 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा minus 44.89 minus 44.89 डिग्री। ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कैपेसिटिव सर्किट की तरह से काम हो रहा है। आप फेजर से भी देख सकते हैं, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है और करंट वोल्टेज से जब लीड करता है तो हमारा फेज एंगल फाई का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आता है। ठीक है, दिस इज द फेज एंगल। तो दैट मीन्स कि द पावर फैक्टर cos phi is equals to cos 44.89 डिग्री and that is equals to 0.708 लीडिंग। ठीक है, ये हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है एक रेजिस्टेंस आर है, एक इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है, कैपेसिटर सी है, तीनों सीरीज में लगे हैं, मींस आरएलसी सीरीज सर्किट है, वोल्टेज वी एंड करंट आई का वैल्यू दिया है, आपको आर एंड सी एंड पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपके पास एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो हमें जो भी चीजें यहाँ पर यूज करनी है वो आरएलसी सीरीज सर्किट की यूज करेंगे हम। आपको अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है स्मॉल वी और अप्लाइड करंट दिया है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर एल एंड सी। एल का वैल्यू हमारे पास है 0.01 हेनरी एंड आर और सी दोनों अननोन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V और I का यूज करेंगे। हमारे पास V भी कॉस में है और I भी कॉस में है, तो हम दोनों को एज इट इज ले सकते हैं। वी नीड नॉट टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज फ्रॉम कॉस टू साइन। यस, अगर कोई एक साइन में होता और दूसरा कॉस में होता तो हमें यहाँ पर दोनों को एक सिमिलर साइन या कॉस में बनाने की जरूरत थी। तो हम इनको एज इट इज लेकर यहाँ से चल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले V बार निकालेंगे। V bar will be equals to 400 upon root 2 angle of minus 10 degree and I bar will be 14.14 upon under root 2 angle minus 55 degree ampere. This is volts. Since we have V and I, so we can calculate the impedance Z जो होता है V bar upon I bar. That will be equals to 400 upon 14.14 angle minus 10 plus 55 डिग्री। न्यूमरेटर के एंगल से डिनोमिनेटर के एंगल को माइनस करेंगे एंड माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 28.28 एंगल 45 डिग्री ओम। ठीक है, नाउ कन्वर्टिंग दिस इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म, इट विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस j20 ओम। राइट, अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि जो बीच में साइन आया है वो पॉजिटिव आया है, जबकि सर्किट हमारा आरएलसी है। तो एक चीज यहाँ से हमें क्लियर है कि जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट की तरह से ही बिहेव कर रहा है। राइट, नाउ दूसरी चीज हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 3000 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू की हेल्प से हम एक्सएल निकाल सकते हैं। एक्सएल होता है ओमेगा एल, दैट इज 3000 इंटू 0.01। तो 3000 में जब हम 0.01 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 30। तो एक्सएल आ गया 30 ओम। राइट, ये जो हमें वैल्यू मिली है ये है आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस, और आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी। हमने एक्सएल को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सर्किट इंडक्टिव की तरह से बिहेव कर रहा है। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं फ्रॉम हेयर एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल्स टू है 20, और चूंकि हमने एक्सएल 30 निकाला है तो एक्ससी का वैल्यू कितना हो गया, एक्ससी का वैल्यू हो गया 30 माइनस 20 दैट इज 10 ओम। एंड सिंस एक्ससी इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, सो फ्रॉम देयर सी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू ओमेगा दैट इज 3000। तो 3000 मल्टीप्लाइड विद 10 को हमें डिवाइड करना है
and we will get 3.33 into 10 to the power minus 5 फेराड। ये हमारा कैपेसिटर आ गया एंड आर हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, ये हमें आर भी मिला हुआ है, तो फ्रॉम दैट वी गेट आर इज इक्वल्स टू 20 ओम। तो आर और सी दोनों का वैल्यू आ गया है। उसके बाद पावर कंज्यूम्ड निकालना है, सो पावर कंज्यूम्ड P इज इक्वल्स टू होता है वी आई कॉस 5। ठीक है, या तो आप वी आई कॉस 5 से निकालें या फिर आप टोटल कॉम्प्लेक्स पावर निकाल लें। कॉम्प्लेक्स पावर होता है एस बार इज इक्वल्स टू वी बार इंटू आई बार का कॉन्जुगेट। तो हम अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को यूज करें यहाँ पर तो हमें मिल रहा है वी बार दैट इज 400 अपॉन रूट 2 एंगल ऑफ माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड विद 14.14 अपॉन रूट 2 एंगल ऑफ 55। कॉन्जुगेट होके इसका जो एंगल है वो रिवर्स हो जाएगा, माइनस 55 से प्लस 55 हो जाएगा। सॉल्विंग वी विल गेट 2000 अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो 2000 आएगी, 2000 प्लस जे 2000 वोल्ट एम्पियर। ये जो वैल्यू है ये वोल्ट एम्पियर में है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं 28 एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास सारे के सारे पावर आ गए हैं, यानी कि पावर कंज्यूम्ड P इज इक्वल्स टू 2000 वॉट, Q इज इक्वल्स टू आल्सो 2000 वॉट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव एंड S इज इक्वल्स टू 2828 वोल्ट एम्पियर। ये आपके पावर हो गए। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज पैरेलल सर्किट है, B एंड C आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड A लगा है सीरीज में। इम्पीडेंसेस दिए हैं ZA ZB ZC एंड एक वोल्टेज दिया है ZA के क्रॉस। आपको कुछ वैल्यूज यहाँ से निकालने को कहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन B और C दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो B एंड C को पैरेलल में लगा देते हैं। ये हो गए हमारे B एंड C, ZB ZC। उसके बाद जो A है वो है सीरीज में, तो ये लग गया हमारा ZA सीरीज में, राइट। एंड दिस एंटायर कॉम्बिनेशन एक सप्लाई से लगा होगा क्योंकि हमें इसकी सप्लाई निकालने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ZA इज 50 वोल्ट्स, तो ये जो वोल्टेज है ये दिया है 50 वोल्ट्स, राइट। अब आगे हमें इसको सॉल्व करना है विद द क्वांटिटी जो हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ZA ZB ZC है उन तीनों की वैल्यूज को लिख लेते हैं और साथ ही साथ उनको कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। ठीक है, ये तीन इंपेडेंस हमें दिए हैं ZA ZB ZC, हमने उन तीनों को उनके रेस्पेक्टिव पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इस टोटल सर्किट का इंपेडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपेडेंस कैलकुलेट करेंगे इन बिटवीन B एंड C। सो ZBC that is equals to ZB in parallel with ZC। ठीक है, that will become equals to ZB into ZC upon ZB plus ZC। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी हाउ मच इट इज। ये हमें मिल रहा है 4.407 माइनस J 2.585 ohm and converting this into polar form we will get 5.11 angle minus 30.40 degree ohm। ठीक है, now the total impedance Z of the circuit will be ZA bar plus ZBC। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद we will get 9.407 plus J 5.414 ohm and converting this into polar form 10.854 angle 29.92 डिग्री ओम। ठीक है, टोटल इंपेडेंस आ गया है। अब हमें एक वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट्स अक्रॉस द इंपेडेंस ऑफ ZA, लेट अस कॉल इट VA, जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट्स। ठीक है, हम VA और ZA इन दोनों की हेल्प से एक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि ZA के थ्रू पास होगा। दैट मींस द करंट पासिंग थ्रू द इंपेडेंस ZA, let us call the value of current is I। ठीक है, I is the current which is passing through this ZA, so here I will be equals to VA upon ZA।
VA हमारे पास 50 वोल्ट्स है, ये RMS वैल्यू है वोल्टेज का। ZA का हमारे पास मैग्नीट्यूड है 9.433, 9.433। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5.3 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास करंट आ गया है। कौन सा करंट? सर्किट का करंट। टोटल आई का वैल्यू आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज पूछा है आपसे, तो सप्लाई वोल्टेज विल बिकम इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज V is equals to supply current multiplied with the total impedance, that is 5.3 multiplied with 10.854 and the value is equals to 57.53 volts। तो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज आ गया है। उसके बाद पूछा है ब्रांच करंट। ब्रांच करंट मींस जितने भी ब्रांचेस हैं, मान लीजिए ये जो ZB है इसके थ्रू करंट जा रहा है IB, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है IC। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा जो B और C के अक्रॉस है। लेट अस कॉल इट VBC। ठीक है, voltage across VBC or this parallel combination. And what is the voltage VBC? VBC will be equals to the current passing through this entire circuit I multiplied with the ZBC. Okay, so here we have VBC is equals to I into ZBC. I का वैल्यू है 5.3 multiplied with ZBC का वैल्यू है 5.11, 5.11. So this will become equals to 27.083 volts, right? And now the current IB will be equals to VBC upon ZB, and the current IC will be VBC upon ZC. ठीक है, VBC हमारे पास है 27.083 upon ZB हमारे पास है 5 divided by 5, and this will be 27.083 upon ZC हमारे पास है 12.80। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट करंट है उसका वैल्यू आ गया है 5.416 एम्पियर, एंड सेकेंड वाला जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 12.80 से डिवाइड करके 2.115 एम्पियर, राइट। ये हो गया IB/IC। ब्रांच करंट्स आ गए हैं। पावर एंड पावर फैक्टर, पावर निकालना है, पावर होता है VI cos phi, सो पावर P is VI cos phi, that is equals to V सप्लाई वोल्टेज जिसका वैल्यू आया था 57.53 multiplied with सप्लाई करंट that is 5.3 multiplied with cos phi पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमें मिलेगा Z से, सर्किट का टोटल Z था 10.854 एंगल 29.92, तो cos 29.92, right, and this is equals to 264.27 watt। ये आपका आ गया पावर, एंड पावर फैक्टर is cos phi, that is cos 29.92, cos 29.92 होगा 0.866। ठीक है, and this is lagging। why this is lagging? because Z में जो एंगल आया था वो पॉजिटिव था, that is why we are saying here it is lagging angle, right। तो यही सब चीजें थी आपको जो इस क्वेश्चन में पूछी थी, एंड दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 थ्री फेस AC सर्किट का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कॉइल दी है, रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है, एंड स्टार और डेल्टा दोनों के लिए ही आपसे यहाँ कैलकुलेशंस की है, पूछी गई है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास रेजिस्टेंस है 10 ओम, इंडक्टेंस है 0.0318 हेनरी, एक वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पर एक वोल्टेज जो है वो फेस वोल्टेज लिखा है साफ साफ, तो दिस इज VP, दैट इज 200 वोल्ट्स, एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम सबसे पहले इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए XL का वैल्यू, एंड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। तो XL इज इक्वल्स टू 2 पाई FL, 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.0318। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.0318 इज इक्वल्स टू 9.99। we can say this is 10 ohm, right। now the impedance per phase is root of R square plus XL square, that is 10 square plus 10 square का स्क्वायर रूट
will give you 14.14 ohm, राइट। साथ ही साथ एक पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं, यहीं की यहीं पावर फैक्टर होता है R by Z, that is 10/14.14 will give you 0.707 लैगिंग, ठीक है, पावर फैक्टर आ गया है। अब हम बात करेंगे स्टार एंड डेल्टा, जो दो कंडीशंस हमें दी गई है, उन दोनों कंडीशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला हम केस ले रहे हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में VL इज इक्वल्स टू होता है √3 V फेज एंड IL इज इक्वल्स टू होता है I फेज, ठीक है। सो फॉर दैट केस हमारे पास IP हो जाएगा VP अपॉन ZP। VP दिया हुआ है 200 अपॉन ZP है हमारे पास 14.14, तो 200 अपॉन 14.14 इज इक्वल्स टू 14.14 itself एम्पियर। ये हमारा IP हो गया एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू IL। साथ ही साथ VL कैलकुलेट करेंगे। VL है हमारे पास √3 इंटू VP, दैट इज 200, तो 200 अंडर √3 इज इक्वल्स टू 346.41 वोल्ट। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो है फेस करंट आ गया है, लाइन करंट आ गया है, पावर फैक्टर ऑलरेडी निकल चुका है, पावर पूछा है टोटल पावर, तो पावर S is equals to √3 VL IL, and this is equals to √3 VL 346.41 into IL 14.14, ये हो जाएगा √3 VL into 14.14, 8484 volt ampere, right? Now considering the second case, डेल्टा का जो केस हमें दिया है, डेल्टा कंडीशन में हमारे पास होता है VL इज इक्वल्स टू VP एंड IL इज इक्वल्स टू √3 ऑफ IP। हमारे पास VP का वैल्यू है जो कि है 200 वोल्ट्स, यानी कि यही हमारा VL भी होगा। IP हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग VP अपॉन ZP से 200 अपॉन 14.14, अगेन दिस विल गिव यू द वैल्यू 14.14 एम्पियर, सेम वैल्यू, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे ओके IL कैलकुलेट करेंगे। IL विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू 14.14, सो 14.14 इंटू √3 का वैल्यू होता है 24.49 एम्पियर, एंड देन फाइनली पावर S is √3 VL IL, √3 इंटू 200 24.49, that will give you again 8484 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारा जो पावर है वो सेम आ रहा है, राइट। एंड जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन हमारा यही है। क्वेश्चन में सेम आंसर आने का रीजन यही है कि हमें यहाँ पर जो फेस वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज 200 वोल्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये लाइन वोल्टेज होता तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो गई होती, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन हियर। With this question, we have solved all the numericals given in this class test, and I hope कि सारे questions आपको clearly समझ में आ गए होंगे। अब आपने जो भी questions attempt किए हैं आप उनको देख सकते हैं, कोई गलती है तो उनको सुधार सकते हैं, और या फिर आप कुछ नया learn करना चाहते हैं तो इन questions की help से learn कर सकते हैं, right? And if you like the video, do subscribe the channel, share with the students जो पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ, आपके friends जो basic electrical engineering subject पढ़ रहे हैं, right? And thank you so much for watching this video. Thank you.